जी, जो कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग मिनिस्टर है, टेक्निकल मिनिस्टर है। हमारा राजनीतिक जीवन छात्र जीवन से शुरू हुआ था। हम सब लोगों ने छात्र जीवन से राजनीति शुरू की थी। आज मैं मुख्यमंत्री के पद पर हूं, धर्मानी जी मंत्री के पद पर है। इस समय जब धर्मानी जी छात्र थे तो मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा करता था, मैं प्रदेश का अध्यक्ष हुआ करता था। धर्मानी जी हमारे टेक्निकल विंग के चेयरमैन, आरईसी जो एनएडी है उसके चेयरमैन हुआ करते थे। आज आपके क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हमारे सुरेश कुमार जी, ये भी छात्र राजनीति से धर्मानी जी के साथ मेरे साथ थे। इन्होंने पीएचडी किया यूनिवर्सिटी से और मेरे जनरल सेक्रेटरी थे। आज वो विधायक के तौर पर भवन के आपके बीच में बैठे हुए हैं। मोहम्मद ठाकुर जी, ये भी मेरे समय जिला अध्यक्ष हुआ करते थे एनएसयूआई के, मैं प्रेसिडेंट हुआ करता था। आज पूर्व एमएलए है। तिलक राज जी, के सिंह खाची जी वाइस चेयरमैन, विवेक कुमार जी, अंजना दीवान जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा, तृप्ता ठाकुर महिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा, अरुणा महाजन जी जो कि गुड़िया सक्षम गुड़िया बोर्ड की अध्यक्षा, संजय सूद जी जो पीसीसीएफ है, पवन ठाकुर जी जो सरकाघाट से हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी है, सुनील शर्मा जी डायरेक्टर बोर्ड ऑफ कोऑपरेटिव बैंक, जितेंद्र चंदेल जी जो कि हॉस्पी हाउसिंग बोर्ड के है, विजेश कन्याल जी, आशीष ठाकुर जी, कमल राव जी, मंच पर सभी विराजमान साथी और मेरी बहन भी यहाँ आई हुई है, क्योंकि धर्मानी जी जानते हैं कि मेरी छोटी बहन की शादी यहाँ सामने बैठी है और मराना में हुई थी और धर्मानी जी भी मेरे साथ थे, तब वहाँ विधायक नहीं थे। और निश्चित रूप से आप उस क्षेत्र के लिए तहसील भी मांग रहे हैं, ये जब वक्त आएगा तभी बताऊंगा। लेकिन धर्मानी जी कह रहे थे कि 15 मिनट हुए, मैंने झपकी भी दे दी, झपकी से उठ भी गया, तब भी आप बोल रहे थे। और आप बोलने में आपकी अपनी महारत है, विधानसभा में भी पॉइंट बाय पॉइंट अपनी बात रखते हैं। और निश्चित रूप से हमारे प्यारे बच्चे हमारे सामने बैठे हैं। अब जब प्यारे बच्चे बैठे हो तो काफी लंबा भाषण हो जाता है, तो जुआइयां मारने लग जाते हैं। तो मैं देख रहा था एक दो बच्चों को जुआइयां आई थी, लेकिन आप जो लोग हैं वो बड़े गौर से धर्मानी जी की बात को सुन रहे थे। प्यारे बच्चों, मैं आपसे शुरू करूंगा। हम भी आपकी तरह सरकारी स्कूल में पढ़े, तब धर्मानी जी, स्नेह जी, सब हम सरकारी स्कूल में पढ़े और सरकारी ही स्कूल होता था। 8वीं तक टाट मिलते थे। मैं तो कैपिटल के स्कूल में था शिमला के, वहां भी 8वीं तक क्या मिलता था, नीचे बैठने के लिए टाट मिलता था और 9th 10th में बेंच मिलते थे और 10th तक स्कूल हुआ करता था। 11th पीयूसी हुआ करती थी, वो कॉलेज में हुआ करती थी। तो शिमला का एक ही कॉलेज था। तो जो हम 11th में गए तो वहाँ बेंच मिले, पूरा माहौल बदला हुआ था स्कूल के बाद। पूरे स्कूल के बच्चे शिमला के एक ही कॉलेज में थे, उनसे मुलाकात हुई, बातचीत हुई, दोस्ती हुई। धीरे धीरे हमारा राजनीतिक जीवन ऐसे आगे बढ़ता है। छात्र जीवन से राजनीति की और छात्र जीवन में शिमला कॉलेज का प्रेसिडेंट रहा। सब मेरे साथी मेरे साथ थे। जब से हमारी सरकार बनी, शिक्षा हमारी प्राथमिकता में, कुछ हम फैसले किए, कुछ फैसलों से थोड़ा बहुत रोष हो सकता, विरोध नहीं, उन फैसलों को भी हम ठीक करेंगे। सबसे बड़ा फैसला जो आपके शिक्षा स्तर में सुधार के लिए हमने किया, वो एक आपका एलिमेंट्री बोर्ड होता था, एक प्राइमरी बोर्ड होता था और एक सेकेंडरी होता था। हमने सारे को मर्ज किया और स्कूल एजुकेशन एक बोर्ड बनाया। ऐसा क्यों किया? 2021 के क्वालिटी एजुकेशन का जब अध्ययन किया गया, मैं मुख्यमंत्री बना, सबसे पहले मैंने बैठक शिक्षा डिपार्टमेंट की। मैंने पूछा कि क्या हाल है,
कहा हमारी जो क्वालिटी एजुकेशन है, क्वालिटी, जहां हम अपने सरकारी स्कूल में किसान का बेटा पढ़ता है, आम आदमी का बेटा पढ़ता है, वहां क्वालिटी एजुकेशन में जहां टीचर पढ़े लिखे हैं, टेस्ट के थ्रू आए हैं, हम निम्न स्तर पर चलेंगे। और 5वीं का जो बच्चा है वो दूसरे की किताब भी नहीं पढ़ सकता। जब 5वीं का बच्चा दूसरी की किताब नहीं पढ़ सकता था, उस समय हमें शिक्षा संस्थान खोलने थे। बीजेपी की सरकार ने चुनावों से 6 महीने पहले 500 शिक्षा संस्थान खोल दिए, टीचरों की भर्ती नहीं की गई। पहली बार फैसला करना था कि कोई एक स्कूल भी बंद नहीं कर सकते। हिमाचल के लोगों की ये मानसिकता है कि एक स्कूल भी बंद नहीं होना चाहिए। मैंने सबकी स्टडी की तो कई जगह पाया कि प्राइमरी में 3 बच्चे 5 टीचर, 3 बच्चे 5 टीचर, फिर भी क्वालिटी में सुधार नहीं। कई स्कूलों में ऐसा पाया गया। हमने फैसला किया कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्कूल खोले हैं वो तब तक नहीं खोले जाएंगे जब तक कि हम टीचर की नियुक्तियां नहीं करेंगे। तकरीबन 6000 टीचरों की नियुक्तियां की गई, जिसमें बैच वाइज नियुक्ति भी की गई और 3000 टीचरों को हमने टेस्ट के थ्रू भरा। पर अभी भी गुणात्मक शिक्षा में सुधार नहीं हो रहा था। फिर रिसर्च की गई कि हमारे और प्राइवेट स्कूलों में क्या अंतर है, तो कहा कि वहां पहली कक्षा से बच्चों को इंग्लिश मीडियम से पढ़ाया जाता है। हमने इंग्लिश मीडियम स्टार्ट करा और पढ़ा गया। मैंने खुद इस आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट को पूरा देखा। पढ़ने के बाद मैंने ये पाया कि हमें भी सीबीएसई स्कूल बनाने चाहिए और 150 सीबीएसई स्कूल हमने खोले। 150 सीबीएसई स्कूलों में अभी टेस्ट हो रहे हैं। बेस्ट क्वालिटी के टीचर हम लगाने जा रहे हैं। वैसे तो हमारे और गवर्नमेंट स्कूलों में भी बेस्ट क्वालिटी के टीचर है, लेकिन जिन स्कूलों को हमने सीबीएसई किया है उन स्कूलों में हम क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ाने के लिए और दूसरे स्कूलों में भी क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ाने के लिए इस वर्ष तकरीबन 4000 शिक्षकों की और नियुक्ति की जाएगी, ताकि हमारी एजुकेशन सिस्टम में सुधार हो। ये किसी ने मांग नहीं की। कोई गांव से आदमी उठकर नहीं आता था। वो तो ये कहता था कि मेरे साइंस क्लासेस स्टार्ट करवा दो, मेरे आर्ट्स क्लासेस स्टार्ट करवा दो, मुझे मेडिकल और साइंस, मेडिकल और नॉन मेडिकल की कक्षाएं दे दो। हम लोग कहते दे दी। होता क्या था, जो 7 कॉलेज में साइंस के टीचर है, एक टीचर को वहां से ट्रांसफर करके दूसरी जगह दे दिया जाता था। उससे क्या हुआ, जिस स्कूल में पूरे साइंस के टीचर थे वहां से जब हमने ट्रांसफर कर दी तो दोनों स्कूलों का भट्ठा बैठ गया। ना वहां कभी बायोलॉजी का टीचर नहीं है, कभी फिजिक्स का नहीं है, कभी केमिस्ट्री का नहीं है। इस स्थिति को हमने समझा और आज खुशी है कि वो भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है, जिनके नेता बड़े बड़े दावे करते हैं, उसी ने हमारा आंदोलन किया। हमने नहीं किया, उन्होंने ही कहा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के पढ़ने वाले बच्चों का स्तर हिंदुस्तान में पहले नंबर पर आ चुका है और ये श्रेय हमारे बच्चे और टीचरों को जाता है। और ये भी कहा कि जो 21वें स्थान पर था वो 5वें स्थान पर हमारे सरकारी स्कूल आ गए। माँ बाप तो सोचते कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन अच्छी एजुकेशन कैसे मिले, उस दृष्टिकोण से हम सोच रहे हैं। और अभी जितने भी शिक्षा स्तर है इसमें बहुत महत्वपूर्ण बदलाव हो रहा है। ये अभी 30% बदलाव हुआ है। ये किसी ने मांग नहीं की है। और जब मांग ना की जाए, आम लोगों का दर्द समझा जाए, आम लोगों का दर्द समझकर योजनाएं ध्यान पर लाई जाए, उसे व्यवस्था परिवर्तन कहते हैं, जहां क्वालिटी एजुकेशन की दिशा में हम बढ़ रहे हैं। अभी हम राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोल रहे हैं। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल में अभी धर्मानी जी स्विमिंग पूल मांग रहे थे। हमने कहा बेस्ट स्कूल बनाएंगे उस ब्लॉक के बच्चों के लिए। जैसे 12वीं ब्लॉक है, इसके लिए राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बनाएंगे। वहां दोपहर का भोजन भी मिलेगा, शाम की चाय भी मिलेगी, बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड भी मिलेगा,
और क्वालिटी एजुकेशन के लिए एक्स्ट्रा ट्यूशन लगानी पड़ी, वो भी मिलेगी। अभी ये स्कूल बनने शुरू हुए हैं। इस एकेडमिक सेशन में 7 स्कूल हमारे बनकर तैयार होंगे। पहला स्कूल हमारा रिकांगपिओ में स्विमिंग पूल के साथ बनकर तैयार होने जा रहा है, जिसका कि मैं अगले वर्ष उद्घाटन करूंगा। दूसरा मेरे नरौर में बन रहा है, दुबारवी में बन रहा है, भोरल में बन रहा है। धीरे धीरे 66 विधानसभा क्षेत्रों में ये स्कूल बनेंगे, लेकिन इसके साथ ही सीबीएसई के स्कूल भी साथ साथ बनते जाएंगे। तो ये शिक्षा का जो स्तर है, जो शिक्षा की क्वालिटी है, वो विश्व स्तर की हो, इस दिशा में हमारी सरकार कार्य कर रही है। दूसरा, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, पहली बार हिमाचल प्रदेश से कांग्रेस पार्टी ने निचले हिमाचल से मुख्यमंत्री बनाया। पहली बार हुआ, बीजेपी से मुख्यमंत्री बने और हिमाचल से पहली बार बना। मैंने यहाँ की आर्थिक स्थिति को समझा, कैसे आर्थिक समृद्धि आए, कैसे आप लोगों के हर जेब में पैसा आए। किसान बैठा है, अपनी फसल उगा रहा है, पूरे पैसे उसको नहीं मिल पा रहे हैं। मैं आज इस मंच से ये घोषणा करता हूं, अगर आप 1 बीघा में हल्दी उगाएंगे, 1 बीघा में हल्दी क्यों उगाएंगे, क्यों स्पोर्ट ड्राइव किया गया? क्योंकि हमारे लोगों ने भी काम करना छोड़ दिया है। हल्दी का बीज लगाने के बाद ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बंदर भी नहीं खाता, जंगली गाय भी नहीं खाती, खरगोश भी नहीं उसको नुकसान पहुंचाता। तो अगर आप 1 बीघा में हल्दी उगाते हैं, मेरा मानना है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार आपको 1 बीघा हल्दी उगाने में जितनी भी हल्दी होगी, उस हल्दी की जो हम स्पोर्ट प्राइज हमने घोषित किया है, आपकी 1 लाख रुपया इनकम होगी, जो सरकार कच्ची हल्दी आपसे खरीदेगी। हमारे बजट का 70%, हमारे बजट का 70% रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? पेंशन, पे, जो सरकार कर्जा रहती है उस कर्जे का ब्याज, मूलधन वापिस करना, यानी कि 100 रुपए में से 70 रुपया हम इन चीजों पर खर्च करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए हमारे पास 30% बचता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। बिल्डिंग बनानी है, पानी की स्कीमें लानी है, कोई पैसे की कमी नहीं है। थोड़ा बहुत जो नुकसान हमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से होता है, क्योंकि हमें पेंशन पे देनी पड़ती है। आप बिल्डिंग बनाइए, आपको पूरे पैसे मिलते हैं, फिर हम क्या करते हैं अपनी ट्रेजरी को चलाने के लिए, ये भी मैं समझाना चाहता हूँ कि जो कैपिटल का पैसा होता है उसको हम अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डाल देते हैं, ताकि वो मंथली हमारी पेंशन पे करे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? आज तक कभी भी सरकारी कर्मचारियों की पे और पेंशन बंद नहीं हुई। सिर्फ एक बार वित्तीय अनुशासन लाने के लिए, क्योंकि ट्रेजरी में हमने जब उसको ठीक किया तो 36 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट हर साल हम आरबीआई को दे रहे थे। मैंने कहा ये क्यों दे रहे हो, ये पैसा गरीबों के काम आएगा। तो क्या कि ट्रेजरी ठीक करने के लिए हमें 5 दिन ट्रेजरी बंद करनी पड़ेगी। 5 दिन हमने ट्रेजरी बंद की, सिर्फ इसलिए कि उसको जो ऑनलाइन ठीक करना था, सिर्फ 5 दिन लेट हुई। देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पे देने के लिए पेंशन नहीं है, पैसे नहीं है, पेंशन देने के लिए पैसे नहीं है। हमारे पास पे देने के लिए भी पैसे हैं और पेंशन देने के लिए भी पैसे हैं, ये मैं स्पष्ट तौर पर कह देना चाहता हूँ। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जब ऐसी बात करते हैं तो हमें दुख होता है कि उन्हें सही जानकारी उनके जो सांसद सदस्य है वो जानकारी नहीं देते हैं। आज प्रदेश में 3 साल 8 महीने की हमारी सरकार आज हुई है। सबसे बड़ी चुनौती इस प्रदेश में जहाँ आर्थिक थी, वह आपदा से निपटने के लिए थी। तकरीबन 23-24 में 23,000 घर पहली बार हिमाचल प्रदेश में 23,000 घर या तो पूर्णतः नष्ट हो गए या आंशिक रूप से नष्ट हो गए। पीने के पानी का ग्लास तक नहीं बचा, बच्चों के स्कूल की किताबें नहीं बची, सिर्फ अपनी जान बचा सके। प्रदेश पर आपदा थी, हमारा सारा मंत्रिमंडल उस आपदा से लड़ रहा था। अधिकारी कर्मचारी कह रहे थे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,50,000 का ही दिया जा सकेगा।
जिसमें 1,30,000 तो केंद्र सरकार देती है, 20,000 राज्य सरकार देती है। मैं कई घरों में गया, कई माताएं जैसे घरे लपेट कर में रोती रही, कई बहनें को रोती रही कि बड़ी मुश्किल से हमने मेहनत से घर बनाया है, हमारा घर कैसे बनेगा, पक्का घर कैसे बनेगा। और मैं जानता हूं कि हिमाचल प्रदेश में 75 लाख की जनसंख्या में बड़ी मुश्किल से 2 घर होंगे, एक गांव में होगा या एक शहर में फ्लैट ले रखा होगा। हमने उस समय उन आपदा प्रभावित परिवारों को 7 लाख रुपया दिया ताकि वो अपना घर बना सके। सीमेंट भी सस्ते में दिलाया, रेता भी सस्ते में दिलाया, और इस बार हमने उस आपदा राहत पैकेज को बढ़ाकर 8 लाख रुपया किया। और मैं अभी शाहपुर गया, घर टूट गए थे, 8.5 लाख रुपया एक परिवार को, आपदा प्रभावित परिवारों को दिए। किस प्रकार की आर्थिक चुनौती की ये बात करते हैं। हमने इस आर्थिक चुनौती का सामना किया है, और इस आर्थिक चुनौती का सामना कैसे किया। मुख्यमंत्री बनने के बाद कई लोग कहते थे, प्रशासनिक अधिकारी कहते थे, जो मंत्रिमंडल में पहले सदस्य रहे थे, कि अनुभव नहीं है। मेरे पास जीवन का इतना कड़े संघर्ष का अनुभव था। मैंने कहा आप चिंता मत करिए और उस अनुभव का लाभ देखिए। कैसे आप लोगों का पैसा है जो लुटा दिया जाता है, आपको इसका ज्ञान नहीं है। मैं बताना चाहता हूं, 23 साल से सरकार के केस चल रहे हैं, 23 साल से। बड़े बड़े होटल हैं, बड़े बड़े बार डैम बने हुए हैं, और सरकारी वकील भी उनका है, प्राइवेट तो उन्हीं का है। फाइल ही नहीं मूव होती है। पहली बार वाइट फ्लावर हॉल का केस मैंने देखा। मैंने कहा इस होटल से कई साल से हमारी केंद्र उस समय की सरकार ने लीज पर दिया हुआ, एक पैसा लीज नहीं ली। मैंने होटल के मालिक को बुलाया, होटल वालों को बुलाया, मैंने कहा कि मैं आपके होटल में ताला लगा रहा हूं, आप हमारे पैसे दीजिए। वो कोर्ट में गए, हमने कोर्ट से केस जीता, सुप्रीम कोर्ट से केस जीता, और सबसे पहले हमने कहा, मैंने उसकी इंतकाल करवाया और उस होटल में अपना कब्जा लिया। होटल उन्हीं के नाम पर चलता रहा। मैंने कहा कि 401 करोड़ रुपया जमा कराइए, 401 करोड़ रुपया जमा करवाया, और 170 करोड़ रुपया हर महीने का मुझसे ले रहे। ये सरकार की कटिबद्धता होती है जब भ्रष्टाचार को दूर करना। मैं भी चाहता, आंखें बंद कर लेता, मेरे पास भी आ रहे थे लोग, मैं भी चाहता, तो किसको क्या पता लग जाता। हमने वो भ्रष्टाचार का चौक दरवाजा बंद किया। पानी हमारा, जमीन हमारी, लोग हमारे, और देखिए समझौता हुआ है कि 18% बिजली मिलेगी इतने साल बाद। 4 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये नहीं देखा कि हमें 150 करोड़ रुपया साल का आना है। हाईकोर्ट ने भी उनके पक्ष में फैसला कर दिया। और जब मैंने पूछा कि हाईकोर्ट के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए, 1.5 साल तक फाइल पड़ी रही, 1.5 साल तक। ये भ्रष्टाचार ही होता है कि कोई रिप्लाई ना देना, फाइल दबा के रखना। अब सुप्रीम कोर्ट के बड़े एडवोकेट खड़े किए, हमने कपिल सिब्बल जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप इनका 150 करोड़ भी दीजिए और इनका एरियर भी दीजिए, आज प्रदेश में 150 करोड़ रुपया हमें लगातार मिल रहा। शराब के ठेकों की नीलामी होती थी, नीलामी नहीं होती थी, नया कर दिया जाता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 4 साल से शराब के ठेकों को, जो शराब के लाइसेंस धारक थे, रिन्यू करते आ रहे थे। मेरे पास भी आए, मैंने कहा इनकी नीलामी होगी। पहली ही नीलामी में हमने 450 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कमाया, जो आप लोगों का पैसा था। अभी एक समझौता हुआ, जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे, किसाऊ बाग का समझौता था। मैंने उस समझौते की शर्तों को पढ़ा। मैंने कहा केंद्र सरकार जो प्यासे हैं, जिनको राज्य सरकार पानी दे रही है, 2 राज्य सरकारें पानी दे रही थी, उत्तराखंड की और मध्य प्रदेश की यमुना से, उनसे आप कह रहे हो कि जो उस बांध से बिजली बनेगी उसके पैसे तुम दोगे, और जिनको प्यास लगी है, जिनको पानी देना, उसका कहते 90% भारत सरकार देगी। मैंने उस समझौते से इनकार कर दिया। 2 साल तक बैठक होती रही, बड़े दबाव डाले गए। मैंने कहा नहीं, पहले हमारा समझौता कीजिए। अगर आप हमें ये बिजली बनाने का पैसा देते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं,
मैंने पूरा पता किया, हम बैठने वाले नहीं थे। उन्होंने पता लगा कि अगर किशाऊ का पानी अगले 5-7 साल में दिल्ली और गुड़गांव और राजस्थान नहीं पहुंचा तो आधी दिल्ली पानी के बगैर रह जाएगी, गुड़गांव पूरा सूख जाएगा। समझौता उनको करना था, मजबूरी उनकी थी, तो कहा हम हो रहे थे, हम उनसे धमके नहीं। अगर बीजेपी की सरकार होती और बीजेपी का मुख्यमंत्री होता तो आपका आज के हिसाब से 600 करोड़ और 5 साल बाद जब वो प्रोजेक्ट बनना था 1000 करोड़ रुपया आपका खत्म हो जाता। मैं मुख्यमंत्री बना, मैंने कहा नहीं, मैं नहीं, हम इस बात को नहीं मानेंगे। होम मिनिस्टर के सामने हमने अपनी बात को रखा, होम मिनिस्टर ने हमारी बात को बोला कि ये मानने वाले नहीं है। उत्तराखंड को पैसे देने पड़ रहे हैं, हिमाचल को पैसे नहीं देने पड़े। यही हमारी हक की लड़ाई थी जो हमने लड़ी। 1000 करोड़ रुपया आने वाले समय में आपको मिलेगा। जब ये पैसा आएगा तो अच्छे स्कूल बनेंगे, अच्छे शिक्षा संस्थान बनेंगे, अच्छे हेल्थ सेक्टर बनेंगे। यही नहीं, अभी बीबीएमपी का बात चल रही है, मैंने एक और शर्त रखी, ये हमने रखी, हमारी हिम्मत थी। मैंने कहा हम मुख्यमंत्री है, जनता 5 साल बाद चुनकर भेजती है, चुने नहीं, आगे जब हम अच्छा काम करेंगे। लेकिन जब तक मुख्यमंत्री है मैं भ्रष्टाचार और किसी भी हक से समझौता नहीं कर सकता। और मैंने अभी कहा कि आपको हरियाणा को एफिडेविट देना पड़ेगा। 15 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने हमारे फेवर में फैसला कर दिया है कि जो बीबीएमबी का एरिया है उसका 7.9% हिस्सा 7200 करोड़ रुपया 15 साल से हम मांग रहे हैं, नहीं मिल रहा। आज हमने जब उनको जरूरत पड़ी तो हरियाणा ने तो एफिडेविट दे दिया। 30 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने बताया कि पंजाब भी अपना रुख स्पष्ट करे। अगर 20 तारीख को पंजाब अपना रुख स्पष्ट नहीं करता, हमने कहा है कि हम आगे की रणनीति पर विचार करेंगे। और मुझे लगता है अगर वो हमारा एग्रीमेंट हो गया तो 500 करोड़ रुपया हर साल इस राज्य के पास आएंगे। ये आपके पैसे हैं, ये पैसे आपको नजर नहीं आते। ये पैसे इसलिए नजर नहीं आते क्योंकि आप इस चीजों को जानते नहीं। अगर ये पैसा राज्य के पास आएगा तभी आपको फायदा होगा। सरकारी कर्मचारी जितने यहाँ सरकारी कर्मचारी खड़े हुए हैं, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस दिया, ओपीएस के बाद चुनाव हुआ लोकसभा का, हम चारों सीटें हार गए। क्या हुआ? हम चारों सीटें हार गए। और मैंने कहा भी क्यों हारे? कहते ओपीएस वालों ने भी वोट दिए। मैंने कहा खरी बात है यार, ये तो आपको तो कई लोगों ने राय दी कि ये तो 2027 में शुरू करनी चाहिए थी ओपीएस। मैंने कहा कोई बात नहीं, चुनाव हार और जीत नहीं है। ओपीएस हमने उन परिवार के लोगों को दी, उन आदमियों को दी ताकि वो बुजुर्ग अपना जीवन आत्मसम्मान से जी सके। ये सरकार की संवेदनशीलता थी। हमने कभी नहीं कहा कि ओपीएस से हमने राजनीतिक लाभ लेना है। राजनीतिक लाभ लेना होता तो आज मैं कहता कि ओपीएस से हम तो आपको अभी चुनावों में देंगे थे, क्योंकि आप लोगों ने हड़ताल करते रहना था कि हमें ओपीएस चाहिए, ओपीएस चाहिए। हमने बोला था आने दो चुनाव तब देंगे। और हमने पहले देके 1600 करोड़ अपना नुकसान उठाया, लेकिन हम उससे भी पीछे नहीं हटे। फिर हमने कहा कि आपका एनपीएस का पैसा तो दे दो, वो तो जमा है 9000 करोड़ रुपया, वो भी आप साल उठा के बैठे हैं, वो भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। कहा कि आप ओपीएस बदल दो, यूपीएस में आ जाओ। मैंने कहा ये कभी नहीं होगा। हम ओपीएस अभी तो इन कर्मचारियों को दे रहे हैं, हमारा विचार तो और लोगों को भी ओपीएस देने का है ताकि भविष्य में उनका बुढ़ापा भी सुरक्षित रखा जाए, उन्हें भी आत्मसम्मान मिल सके। लेकिन उसके लिए आप आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। यही नहीं, हम लोग आपके साथ हैं। हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आने वाले समय में और पैसा निकालेंगे। अभी सिर्फ 500 करोड़ रुपया डाला गया है। आप देखना, एक दिन गांव का किसान अपनी चमचमाती गाड़ी देकर साल की जाएगा और कहेगा मैंने अपनी मेहनत से, अपने किसान की कमाई से ये गाड़ी खरीदी है। वो समय आने वाला है, वो समय आएगा। हम क्योंकि हम खुद गांव की मिट्टी में पले बड़े हैं, किसान हैं, हम हमेशा जानते हैं कि हम आप लोगों से किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है। हेल्थ सेक्टर का क्या हाल है? आईजीएमसी है, एम्स का भी बुरा हाल है, बिलासपुर का ज्यादा अच्छा हाल नहीं है। मैंने कल भी मीटिंग ली है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, कल जब मैं मीटिंग ले रहा था तो मैंने उनसे पूछा हमें अच्छा करना है, हम उनसे
लड़ने नहीं आए हैं, क्योंकि एम्स भी हमारा है, हमें उससे अच्छा करना है। लेकिन मैंने पूछा कि क्या है, मशीनें नहीं है, वो डॉक्टर नहीं है। शिमला में एम्स में, शिमला का जो आईजीएमसी है, डायग्नोज करना होता है। सबसे पहले क्या करते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, सरल भाषा में आपको बताना चाहता हूँ, पर्ची लिख देता है, जुकाम हो गया, खांसी होगी तो दे दी, फिर एंटी एलर्जी एंटीबायोटिक दे दी, खा ली, ठीक हो गया, डॉक्टर बड़ा खड़ा है, बोलते ना। पर बीमारी जब ज्यादा बढ़ जाती है तो पता लगता है कि पीजीआई में जाकर, प्राइवेट में जाकर, ये तो या तो कैंसर हो गया या कोई और बीमारी हो गई है। कैंसर का भी इलाज है, कैंसर से घबराना नहीं, कैंसर का भी इलाज है। हमने उसके लिए भी बेस्ट मशीन आईजीएमसी में लगाई है, जो बेस्ट मशीन एम्स में लगी है, दिल्ली वाले यहाँ वाले की बात नहीं करी, वो लगाई है। तो 19 साल पुराने एक्सरे, 19 साल पुरानी एमआरआई, हम भी चाहते अपनी बोलते चलो ठीक है, डॉक्टर मेरे को तो चेक कर रहा है, आप लोगों को चेक नहीं कर रहा। मैंने सारी मशीनें बदली आईजीएमसी में, टाटा में सारी मशीनें बदली, हमीरपुर में सारी मशीनें बदली, दिल्ली में जो एम्स की जो आज मशीन आई है, आज वो चमियाना में है, आज आईजीएमसी में है, आज नेर चौक में है, आज हमीरपुर में है, आज टाटा में है। हिमाचल प्रदेश उत्तर भारत का पहला ऐसा राज्य है जहाँ सभी मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी है। प्राइवेट में रोबोटिक सर्जरी करने के 5 लाख रुपया लगते हैं, हिमाचल प्रदेश में रोबोटिक सर्जरी करने के सिर्फ 30,000 रुपया लगते हैं, 90,000 सरकार करती है। ये सरकार की व्यवस्था परिवर्तन है। बीजेपी ने क्या किया ये भी बताना जरूरी है। बीजेपी ने हिम केयर योजना स्टार्ट की, कुछ लोगों को जरूर लाभ हुआ, हमने उसको बंद नहीं किया, लेकिन उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ वो बताना चाहता हूँ। प्राइवेट हॉस्पिटल सारे अपॉइंटमेंट कर दिए, जो डॉक्टर एमबीबीएस करते आ गया उसने भी हॉस्पिटल बना दिया, उसका बिल भी हमारे पास अभी 3 करोड़ का है। वो क्यों डॉक्टरी करेगा? 450 करोड़ रुपया प्राइवेट हॉस्पिटलों में बांट दिया, सरकारी हॉस्पिटलों में तो इसका भी और बुरा हाल है। हमने अभी इंक्वायरी की तो भ्रष्टाचार इतना, महिलाओं के बच्चादानी के ऑपरेशन होते हैं। जो हिम केयर योजना है उसमें पुरुषों के बच्चादानी के ऑपरेशन के बिल बना दिए पैसे के लिए, ये हाल बीजेपी वालों ने किया। इस प्रकार की सरकार की डबल इंजन की कोई कल्पना नहीं कर सकता। ऑडिट रिपोर्ट आ रही है, विजिलेंस इंक्वायरी कर रही है, तो हम जब इंक्वायरी करते हैं तो कहते हैं कि ये नहीं हो सकता। भाई हुआ है तभी तो कर रहे हैं, और जो इंक्वायरी में सच आ रहा है उसको हमने कहा कि हम जनता की अदालत में रखेंगे। अगर हम झूठ बोलेंगे आप बताइए, फैक्ट्स हमारे पास है। यही नहीं, 5,000 बीघा आपकी जगह है, अगर आज आप नालागढ़ और बद्दी में जगह लेके जाएंगे ना तो कम से कम 5,000 बीघा 5,000 करोड़ की होगी। एक नया ही पैकेज आ गया औद्योगिक, जीएसटी हमको मिलना नहीं है, नया औद्योगिक पैकेज आ गया। बड़े बड़े उद्योगपतियों को क्या कहा इन्होंने कि आपकी रजिस्ट्री करने की जरूरत नहीं है, रजिस्ट्री भी माफ कर दी, और 5,000 बीघा जगह, 5,000 बीघा, 1 बीघा 1 करोड़ की महज 1 करोड़ रुपए में बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे दी। ये बीजेपी ने किया। फिर कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार आपकी हक को बेच रही है। डबल इंजन की सरकार की केंद्र की सरकार ने जो बड़ा इंजन था उसने हिमाचल के बीजेपी का इंजन पहला फेल कर दिया, और जनता ने 22 के चुनाव में उस इंजन को बदल दिया। अब आया शुद्ध इंजन, सिंगल इंजन, जो भ्रष्टाचार मुक्त इंजन है। वो इस इंजन को, जो इंजन है जो भ्रष्टाचार होगा उसको जेल की सलाखों के पीछे भेजेगा। और जो भ्रष्टाचार की संपत्ति है, ये सोच रहे हैं कि हम जिले करके लंबे हो जाएंगे। जितनी जगह इन्होंने बेनामी कर रखी है सारी सरकार लेगी और भूमिहीन परिवारों को, गरीबों को बांट देगी। ये जो डबल इंजन कर रहे 5 गुटों की पार्टी है, एक काम बड़ा अच्छा करते हैं, सोशल मीडिया है इनका बड़ा, वो दीप कमल है चक्कर के पास ऑफिस बड़ा हमारी झंडा लगा रहता है, उसमें बैठे हुए 50 आदमी अभी भाषण सुन रहे होंगे। मैंने कोई मेरी जुबान थोड़ी फिसल दी तो उसको उठा लेंगे, तो उसके आगे और शब्द जोड़ देंगे। अरे भाई दीप कमल वालों, जितना मर्जी सोशल मीडिया में तुम चला लो,
पढ़ना हम कोशिश कर रहे हैं, सोशल मीडिया में इतनी सीटें आ रही है, इतनी सीटें आ रही है। मैंने कहा वो जनता तय करेगी। जब 9 सीटें जीती थी तो ऐसा घमंड था, आजाद उम्मीदवार जो थे ऐसा घमंड था, वो भूखटाट पर बैठ के विधानसभा में। हिंदुस्तान के 70-78 साल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि आजाद उम्मीदवार बोले हमारा इस्तीफा स्वीकार करो। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप झाड़िया जी बोले अरे भाई क्यों करो, अगर सरकार को समर्थन नहीं देना तो आप दूसरी तरफ बैठे होते हैं, कहते हमारा इस्तीफा स्वीकार करो। अहम इतना, और 4 दिन तक हड़ताल, वो ढोलक बजाते रहे, हड़ताल बैठते रहे। इस्तीफा स्वीकार हुआ। इस्तीफा स्वीकार होने के बाद हिमाचल की जनता ने कहा कि हम पैसे से बिकने वाले नहीं है, देवी देवताओं का आशीर्वाद था। हमें फिर 34 से 40 में कुछ आया, क्योंकि हम आम जनता की सेवा करना चाहते हैं। अगर हमने सेवा में कोई कमी रखी होती तो ऊपर वाला भगवान भी देख रहा होता। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, इन्होंने सरकार भ्रष्टाचार किया, बिके हुए है, उन्होंने हमारी सरकार उस समय भी गिरा सकते थे। वो हम 33 थे, वो 34 थे, भगवान ने साथ दिया, जनता ने साथ दिया, हमारी सरकार को अगले 5 साल 2027 तक रखा। जिसका मतलब क्या है, भगवान भी नहीं चाहते कि 2027 में ये डबल इंजन की सरकार आए ताकि आपकी सफलता मिले। ये है और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, एक भी मंत्री हमारा बता दीजिए जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। हम बताने जा रहे हैं, हम एक व्हाइट पेपर लाने जा रहे हैं। क्या किया तुमने? हमसे ज्यादा 60,000 करोड़ रुपया मिला, 60,000 करोड़ रुपया। आरडीजी जो 1952 से जनता का अधिकार था, आपका अधिकार था, उस अधिकार को 100% ने हमसे छीन लिया और ये गूंगे बने बैठे रहे, चारों एमपी नहीं और 4 विधायक नहीं। मैंने कहा मैं प्रोटोकॉल छोड़कर आपके साथ जाने को तैयार हूं। 10 से मस नहीं हुए, आपदा आई, ये फिर गूंगे बहरे में होकर बैठे रहे, चर्चा करते रहे। जो लोग चुनकर आपने भेजे हैं, और यहां से भी 2 विधायक आपने चुनकर भेजे हैं, वो भी गूंगे ही है। यहाँ तो हड़तालें करते रहते हैं, यहाँ पे लगाते रहते हैं। क्या आप लोगों के अधिकार के लिए, वो आपदा आई तो आप लोगों के अधिकार के लिए कोई गया मोदी जी के पास, अमित शाह जी के पास? कोई एमएलए गया, कोई एमपी गया? कोई नहीं गया। चलो ये तो छोड़ो, आरडीजी जो बंद उसके लिए गया, कोई नहीं गया। अगर ये भी नहीं करना तो 1500 करोड़ रुपए मैंने तो नहीं मांगे थे, मोदी जी ने ट्वीट कर दिया 25-26 में 1500 करोड़ रुपया हम हिमाचल प्रदेश की सरकार को दे रहे हैं। इन गूंगे बहरे एमएलए से पूछो कि कब जाओगे आप देश के प्रधानमंत्री जी के पास और गृह मंत्री जी के पास कि आपने घोषणा की, वो तो दे दो। ये हिमाचल को बेवकूफी समझते हैं, बस लगे हुए हैं सोशल मीडिया में। सोशल मीडिया में तो इनकी हमारी तो सीटी को ही दे रहे हैं कि भगवान बैठा हुआ है। ऐसे सोचा था 3 इंडिपेंडेंस में, आगे भगवान नहीं देगा और हिमाचल की जनता हमारा साथ देगी। दो में साथ की नहीं देंगे, जोर से आप खड़ा करके बताओ कि देगी नहीं देंगे। आपको कहना चाहता हूँ, आप निश्चित रहिए, चुनौतियों से लड़ना भी आता है हमें। हम लड़ाई लड़ना भी जानते हैं, युद्ध भी लड़ना जानते हैं। हम घबराने वाले नहीं हैं, हम चोरी करके नहीं आए हैं, हम संघर्ष करके आए हैं, हम कर्म करते हैं। हम संघर्ष की राह में जब चलते हैं तो सेवा भाव लेकर चलते हैं, ईमानदारी से, पारदर्शिता से जीवन यापन करते हैं। हमारा जीवन आम आदमी की तरह है। धर्मानी जी, सुरेश जी, हम सब लोग संघर्ष से निकले हैं और संघर्ष की राह में जब तब कर निकलते हैं तो जनता की सेवा ही दिमाग में होती है और दिल में पीड़ा होती है। ये मैं कहना चाहता हूँ। आप निश्चित रहिए 2027 तक हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा और 2032 तक ये हिमाचल प्रदेश सबसे ज्यादा समृद्धशाली और अमीर राज्य होगा, जहाँ ये बच्चियां बैठकर कर्ज देंगी। हम उस हिमाचल प्रदेश से आए हैं जिस हिमाचल प्रदेश में पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा है, हमारे पास सबसे प्रकार की सहूलियतें हैं। ये हिमाचल प्रदेश सरकार की सोच है। यही नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। यही नहीं,
पहली बार गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे एक्सपोजर विजिट पर जा रहे हैं, टेक्निकल यूनिवर्सिटी के बच्चे एक्सपोजर विजिट पर जा रहे हैं। अगले साल गवर्नमेंट स्कूल के और बच्चे, मेडिकल कॉलेज के बच्चे और हमारे टेक्निकल के जो बच्चे आज पढ़ने वाले हैं उनको हम विदेश यात्रा करवाएंगे। अगले बजट में हमने इसकी तैयारी हमने इसकी कर रखी है। मैं धर्मानी जी उठ खड़े हुए हैं, धर्मानी जी ने हटवार को तहसील बनाने की घोषणा की है। मैं उसको तहसील अच्छा घोषणा कर दी थी उन्होंने, तो मैं इनकी घोषणा को अमली जामा पहनाते हुए खिलाड़ी में तहसील के मेले की घोषणा करता हूं। और इन्होंने अपने हटवार में जो है डॉक्टर्स के 2 पदों स्वीकृत करने की घोषणा की मांग की है। मंत्री है तो इनकी मांग को मैं ये भी पूरा करता हूं। MBA, MCA, MPA कक्षाओं को अगर इस एकेडमिक सेशन में शुरू करना होगा तो मैं उसको और BBA 12वीं में MBA, MCA और MTA की कक्षा को शुरू करने की मैं घोषणा करता हूँ और 45वीं में BBA, BCA कक्षा शुरू करने की घोषणा करता हूँ। बाकी धर्मानी जी ने जो मांगे पड़ी है वो हमारे बजट की आधी मांगे पड़ती है। एक कुछ घोषणा देने घोषणा होने की भी मैं घोषणा करता हूं। बाकी जो पैसा है वो स्कूलों के लिए, हम जो भी पैसा स्कूल्स के लिए, वो सारे स्कूल्स के लिए अभी मैंने आपका घुमारवी स्कूल में आया था, उसको भी मैंने 2 करोड़ रुपया 3 करोड़ रुपया देने की घोषणा की थी और उसका काम अब पूरा हो जाएगा। जितने भी स्कूल है उनमें जहां पैसे की जरूरत होगी मैं वहां सभी को पैसे देने की घोषणा भी करता हूँ। इसके अलावा आज पौधारोपण दिवस है, मन मित्र मेरिट पर लगे हमारे बच्चे हैं और मैं जानता हूँ कि 15 अगस्त की हमारे बच्चों को छुट्टी है। 15 अगस्त की मैंने एक छुट्टी नहीं की है और सभी बच्चों से मेरी अनुरोध है कि 15 अगस्त को सभी बच्चे स्कूल आएंगे। आपको जो छुट्टी है 16 को इतवार है, 17 अगस्त को सभी हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में 15 अगस्त की छुट्टी की जगह 17 अगस्त को छुट्टी दी जाएगी। और जो वन मित्र है जो एक साल पहले मेरिट पर लगे, 90% मेरिट पर लगे, इनके आज पौधारोपण है 14 अगस्त, 15 अगस्त की पूर्व संध्या है। मैं इनके जो ऑनरेरियम है जो 10,000 रुपया है उसको 12,000 रुपया बढ़ाने की भी बाकी जो मांगे मंत्री जी की मैंने ले ली है, लंबा पड़ूंगा तो 15 मिनट इसमें लग जाएंगे, मैं पूरी करता हूँ। बाकी मंत्री जी छुट्टी कर देंगे। आज मैंने घुमारवी में 488 करोड़ रुपए के शिलान्यास का उद्घाटन किया है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, 488 करोड़ के शिलान्यास के 111 करोड़ रुपए का उद्घाटन किया है। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, राजनीति में कई लोग आते हैं, कई लोग बिकते हैं, कई लोग ईमानदारी से जनता की सेवा करते हैं। मुझे खुशी इस बात की है और अभी से नहीं है, मैं इनको छात्र जीवन से जानता हूँ। ये ईमानदारी से आप लोगों की सेवा करते हैं, इनका जीवन ईमानदारी से भरा है, पारदर्शिता से आपकी सेवा करते हैं। जब कोई राजनीतिक व्यक्ति आपकी ईमानदारी से सेवा करता है, जिसके मन में आपके लिए पीड़ा हो, दिमाग में आपके क्षेत्र का विकास हो, ऐसे व्यक्ति को खोना नहीं चाहिए। तो आप खोएंगे तो नहीं? खोएंगे तो नहीं? हाथ खड़ा करके बताइए, इधर वाले नहीं कर रहे हैं। ऐसे समय में जब राजनीति बदलाव रूप ले रही है, आप लोगों को एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए, उस समय पार्टी नहीं देखी जाती है, उस समय व्यक्ति देखा जाता है। और जब आप व्यक्ति को देखकर
जिसके मन में विकास हो, जिसके दिल में दर्द हो, आप वोट डालते हैं, निश्चित रूप से उस क्षेत्र का विकास भी होता है और वहाँ संस्कृति और संस्कार का भी पुनर्वास होता है। ये मैं कहना चाहता हूँ। इन शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और प्यारे बच्चों को 16 की जगह एक 15 अगस्त को सबने आना है। यही आजादी का दिवस है और 17 अगस्त की मैं पूरे हिमाचल प्रदेश में घोषणा करता हूँ 15 अगस्त की जगह।